एक सामूहिक बलात्कार का केस सुरागों के बावजूद ब्लाइंड केस बनता जा रहा था, क्योंकि पीड़ित की जुबान पर लगा था खौफ का ताला। आज देखेंगे इस अनोखे केस का दूसरा और आखिरी भाग। तो तुम लोग बता रहे थे कि तुम्हारे दोस्त संजय गौड़ा को बुरा लग रहा था। क्यों बुरा लग रहा था उसे? सब उसने जो किया वो उस बात का उसे बहुत बुरा लग रहा था। सब वो बहुत पछता भी रहा था। क्या किया था उसने? क्यों पछता रहा था वो? क्योंकि उसने एक लड़की को ऑटो में उठाया और 2 लोगों के साथ मिलकर उसका बलात्कार किया। हाँ साहब। ए संजय, क्या है बे? इतना टेंशन में क्यों है तू? वो पुलिस स्टेशन से फोन आया था, बुला रहे। मैं जा नहीं रहा हूँ। अबे तुझे क्यों बुला रहा है बे? तू जा क्यों नहीं रहा है? वो जिन जिन का पुलिस रिकॉर्ड है ना, उन सबको बुला रहे। हाँ पता है यार, वो इंस्टीट्यूट वाला कांड हुआ है ना यार, बहुत गलत हुआ है यार। वो बेचारी लड़की यार अपना मुंह भी नहीं खोल रही है यार। ए संजय, तुझे इसके बारे में कुछ पता है क्या? इसलिए नहीं तू जा रहा पुलिस स्टेशन? ए बोलना यार संजय, तुझे मालूम है क्या ये साला रेप किया किसने यार? अब मतलब अपने अपने पहचान में से कोई है क्या? उस रेप केस में 3 लोग थे। उन 3 में से एक मैं था साला। 2 दिन पहले संजय गौड़ा ने तुम लोगों को बताया कि वो सुनीता के बलात्कार में शामिल था, लेकिन तुम लोग सुनकर चुपचाप बैठे हो। साहब वो हमें पता नहीं था कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। साहब वो इतना पिया हुआ था, हमें लगा ऐसे ही कुछ बड़बड़ा रहा है। इतना बड़ा कांड करके कोई बड़बड़ाता है क्या? अगर वो पिए हुए था, तुम लोगों ने जानने की कोशिश की कि वो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अभी बोलो ना साहब, मारना मत। जो जानते हो सब सच बोलो, वरना तोड़ के रख दूंगा। उस दिन उसके साथ 2 लोग और कौन थे? ए संजय, तेरे अलावा उस रेप केस में और 2 जन कौन थे? विकास देवमनी और गोविंद हेगड़े। साहब हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम था कि संजय सच बोल रहा है या हमें गोली दे रहा है। साहब अबे तुम लोग मिले कहाँ पे? बार उस रात इतना मजबूत पिया ना, मतलब होश ही नहीं था। ये आकर ही है सालो, वैसे भी कड़की चल रहे हैं साले। इतना चढ़ गई थी ना कि पूरे शरीर में एकदम आग सी लग गई थी, जो ये शराब से मिटने वाली नहीं थी। अरे बाप रे यार, 2-2 दिख रहा है। विकास, गाड़ी चला रही ना? मैं गाड़ी क्या, मैं घोड़ी भी चला लूंगा। वैसे बुरा नहीं है, और इस टाइम में अगर कोई लड़की मिल जाए ना, तो नशे का मजा एकदम डबल। मेरे पास तो रोकड़ा है नहीं, वरना ने विकास के नाम पे उधार दिया। हीराबाई की लड़कियां उसके नाम पे हीराबाई उधार नहीं देंगी। बस सालों, तुम लोग की ना ये लड़की की बात छेड़नी नहीं। अब तो तलब लग गई। तेरा इरादा क्या है बे? काम कर, वो एक राउंड मार दे इंस्टीट्यूट में, चल के देखते हैं, क्या पता मुकद्दर में कोई कॉलेज की एकदम मस्त लड़की मिल जाए। चल। क्या कर दिया हमने?
क्या कर दिया? वो लड़की बहुत मासूम थी सर, ऐसा लग रहा था शरीर के अंदर कोई जानवर घुस गया हो। कोई होश नहीं, कोई समझ नहीं, बस एक के बाद एक, एक के बाद एक। उस लड़की का चेहरा याद आता है ना, तो ऐसा लगता है अपना चेहरा कहाँ छुपा दूं। मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। हम लोगों ने यार बहुत गलत काम कर दिया। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। संजय गौड़ा ने तुम लोगों को इतना सब कुछ बताया, तुम लोगों को लगा कि वो सिर्फ नशे में बड़बड़ा रहा है। संजय गौड़ा कहाँ है? वो मैंगलोर में नहीं है, इतना हम जानते हैं। उसके फ़ोन की लोकेशन से हमें इतना तो पता है कि वो मैसूर में है। मैसूर में कहाँ है वो? बच्चों की कसम मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। साहब उसका कल रात को फ़ोन आया था, मैंने उसे बोला था कि पुलिस के सामने पेश हो जा। नहीं यार, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गैंग रेप किया है तूने, इतना बड़ा जुर्म। कभी किसी को पता चला और कभी पब्लिक के हाथ लग गया तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे तेरे। जेल ही तेरे लिए महफूज जगह है संजय, मेरी बात मान ले। उसके बाद उसने फोन बंद ही रखा है, पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है साहब। साहब मैंने भी उससे फ़ोन कर मनाना चाहा था, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। और अगर हमारा कुछ गलत करने का इरादा होता या हम उसे बचाना चाहते तो आपके खबरी राजू के सामने हम मुंह क्यों खोलते साहब? सर, संजय गौड़ा का फोन स्विच ऑन हो गया, लोकेशन बागलकोट दिखा रहा है। अपने दोस्त से बात करोगे? हाँ बोल। क्या सोचा तूने? किस बारे में? पुलिस के सामने पेश होने के बारे में। तुझे क्या पुलिस ने उठा लिया है क्या? हाँ, इस वक्त हम साहब के सामने हैं। और देख यार संजय, साहब ने कहा है कि अगर तू यहाँ पर आकर अपना जुर्म कबूल कर लेगा ना तो बहुत कम सजा होगी। देख यार संजय, अगर तू भागने की कोशिश करेगा ना तो तेरे साथ हम भी फंस जाएंगे। अरे हमने तो कुछ किया भी नहीं है यार। संजय गौड़ा, पीआई श्रीपद अयंगर बोल रहा हूँ। हेलो। काट दिया। इस संजय गौड़ा को जल्दी ट्रैक करो, विकास देवमणि और गोविंद हेगड़े को भी उठा लो। सर, विकास देवमणि यहाँ आया था, हमने उससे पूछताछ भी की। ऑटो रिक्शा ड्राइवर है सर। जब वो यहाँ आया था तो अपना ऑटो रिक्शा लेकर आया था। मतलब आरोपी खुद चलकर हमारे सामने आया और हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो आरोपी। धर लो दोनों को। जी विकास देवमणि घर पे। विकास चलो उठ। साहब साहब क्या हुआ साहब? साहब कुछ तो बोलो साहब, क्या किया मैंने? साहब कहाँ लेके जा रहे हैं मुझको साहब? लोकेश, इसका ऑटो लेकर आओ। साहब साहब मेरे भाई को क्यों लेकर जा रहे हैं साहब? विकास साहब साहब मेरी बात सुनो ना साहब। सर, ऑटो ड्राइवर विकास देवमणि कस्टडी में है। संजय गौड़ा का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है, लेकिन हमने उसे ट्रैकिंग पे डाल रखा है। पर सर, गोविंद के घर का एड्रेस नहीं है हमारे पास। पूरी फोर्स लगा दो। खबरियों से कहो कि संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े की पूरी कुंडली निकालें। अब इस केस को क्लोज करने का वक्त करीब आ गया, बस थोड़ी कसर बाकी है। पीड़ित सुनीता देव रेड्डी हैरान रह गई थी कि उसकी चुप्पी के बावजूद भी कैसे पुलिस ने उसके तीनों गुनहगारों को पहचान लिया था और उनमें से एक को गिरफ्तार भी कर लिया था। ऑटो ड्राइवर विकास देवमणि पुलिस की हिरासत में था, बस संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े के पकड़े जाने की देर थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इस केस के आरोपी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे यह केस अपने सर के बल उलट गया। केस से जुड़े सभी चौंक गए और इस केस को एक आम केस से अलग बना दिया। सर 4 नंबर लाइन पे आपका फोन है, कोई संजय है? कौन संजय? पता नहीं सर, करा गुनाह किया है, कबूल करना है। हेलो, डीआईजी प्रताप शेट्टी बोल रहा हूँ। साहब मैं संजय गौड़ा बोल रहा हूँ। साहब मैंने बहुत गंदा जुर्म किया है, लेकिन साहब मैंने जानबूझकर नहीं किया।
साहब मैं बहुत नशे में था। तुम इंस्टीट्यूट गैंगरेप में शामिल थे? हाँ साहब, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया है। तुम पहले सरेंडर करो, अपना जुर्म कबूल करो, फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। सर, संजय गौड़ा का फोन स्विच ऑन हो गया। लोकेशन मेहताब नगर बस्ती है। जीतू बता रहा था वो वहीं रहता है और उसे उसके घर का एड्रेस भी पता है। गुड। तुम जरा इस विकास देवमनी को क्रैक करो। मैं संजय गौड़ा को घोड़ा बनाकर घसीट के लाता हूँ। संजय, मैंने तुम्हारा कन्फेशन सुन तो लिया, लेकिन तुम्हें पहले सरेंडर करना होगा। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। नहीं साहब, मुझे जेल नहीं। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। मैं उस लड़की की जिंदगी वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन साहब मुझे अपनी जिंदगी भी नहीं चाहिए साहब। मुझे तो बस पुलिस के सामने कबूल करना था। इसलिए साहब मैंने आपको फोन किया। मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगा साहब। इस दुनिया में रहने के लायक नहीं। मुझे नहीं जीना साहब, नहीं जीना है साहब। सर, भयंकर, इंस्टीट्यूट गैंगरेप का अक्यूज संजय गौड़ा, उसने मुझे कॉल किया। जी सर, हम उसी को उठाने जा रहे हैं, मेहताब नगर बस्ती। जल्दी पहुंचो ऑफिसर, वो सुसाइड की धमकी दे रहा है। उसे ये मौका मत देना। यस सर। मैं चप्पा फुल स्पीड। यहाँ पे रहता है। सर, ये कर रहा है। संजय, दरवाजा खोलो। सर, अगर ये संजय होश में आता है तो इसका कन्फेशन ले लेते हैं। विकास देवमनी की क्या रिपोर्ट है? टूट नहीं रहा है सर, एक ही बात पे अड़ा हुआ है। इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। मुझे फंसाया जा रहा है साहब। मैं सच कह रहा हूँ साहब। मैं घर पर ही था साहब। मेरे भाई को भी पूछ लो सब, चंदन को, कसम से साहब। मैंने ऑटो रिक्शा कस्टडी में ले लिया सर। सर, अब तो सुनीता को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा। उसकी खामोशी में बहुत भारी पड़ सकती है। हेलो सही, तीसरा आरोपी गोविंद हेगड़े ट्रेस हुआ है सर। कहाँ? सब मालती नगर में। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। कैसी प्रॉब्लम? सर, उसने अपने एक दोस्त असलम को फोन किया और असलम ने हमें फोन करके बताया है कि सर गोविंद हेगड़े सुसाइड करने जा रहा है। क्या? नहीं रे असलम, मैं पुलिस के सामने नहीं जाऊंगा। तू उनको बोल दे कि मैं उन्हें जिंदा नहीं मिलूंगा। अबे गोविंद, क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? देख, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। तू बस मेरी एक सहायता कर दे। तू पुलिस को मेरा संदेशा दे दे यार नहीं जीना यार। कोई मालती नगर पहुंचा है नहीं? गोविंद हेगड़े के घर। सर, हम लोग रास्ते पर ही है। उसका दोस्त असलम हमारे साथ है। 5 मिनट में पहुंच रहे सर। हम भी पहुंच रहे हैं। अरविंद को एड्रेस मैसेज करो। सर, हाँ, ये गोविंद का घर। गोविंद दरवाजा खोलो। सर गोविंद दरवाजा नहीं खोल रहा है। सुनीता, ये तीनों इस वक्त हमारी हिरासत में है। वो पहला है संजय गौड़ा और दूसरा गोविंद हेगड़े। इन दोनों ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन हमने इन्हें बचा लिया क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इन्हें इतनी आसान मौत मिले। हम चाहते हैं इन्हें दर्द हो, तकलीफ हो, जिंदगी भर इस चीज़ का एहसास हो कि इन्होंने जो किया था कितना गलत था, कितना भयानक था। लेकिन इन्हें सज़ा दिलाने के लिए अब आपको बोलना ही होगा। हाँ बेटे, दे दो अपना स्टेटमेंट। बता दो बेटी, सब कुछ बता दो। संजय और गोविंद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया, लेकिन ये विकास देवमनी, इसका कहना है कि ये उस रात वहां नहीं था। ये अपने घर पर सो रहा था। आप लोग मुझे यहां पर ऐसे नहीं रख सकते।
अरे कुछ नहीं किया मैंने, मैं उस रात वहां पर था ही नहीं। और से देखो, क्या ये वहां था या नहीं? नहीं था। इन तीनों के साथ साथ हमने उस रिक्शा को भी कस्टडी में ले लिया है जिसमें वो आपको उठाकर ले गए थे। बस अब एक बार, सिर्फ एक बार इन तीनों को आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस रिक्शा को आइडेंटिफाई कर लीजिए। फिर हम चार्जशीट फाइल करेंगे, मुकदमा चलाएंगे और ये तीनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। लेकिन अब भी अगर आप आगे नहीं आए और मुंह नहीं खोला तो हमें मजबूरन इन्हें छोड़ना पड़ेगा। प्लीज अपना बयान दे दो, अपने लिए, कानून के लिए, समाज के लिए। प्लीज अपना स्टेटमेंट दे दो, प्लीज। सुनीता बेटे, ये एक मौका है जब तुम अपने गुनहगारों को सजा दिला सकती हो। पप्पा, वो लोग अपनी सजा काटकर मुझे ढूंढकर मार डालेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तूने अभी हिम्मत नहीं की ना तो वो आज ही छूट जाएंगे। उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। चल सुनीता, उठ जा, दे दे अपना स्टेटमेंट। अब उनकी बारी है डरने की, उनकी बारी है कांपने की। गैंगरेप के 2 आरोपी संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े अपनी जान देने चले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बचा लिया ताकि उन्हें उनके किए की सजा मिल सके। संजय गौड़ा और गोविंद हेगड़े दोनों कह रहे थे कि उन्हें अपने किए पर पछतावा है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था और उन्होंने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि विकास उनका तीसरा साथी था और ऑटो विकास चला रहा था। लेकिन विकास अपना जुर्म कबूल करने से साफ इनकार कर रहा था। अब इस केस की डोर विक्टिम सुनीता के हाथों में थी। या तो वो बयान देकर अपने आप के लिए न्याय पा सकती थी, या फिर वो डर की काल कोठरी में बैठकर अपने आप को दर्द की उम्र कैद दे सकती थी। अगर किसी को भी कुछ बोली ना तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब भी अगर आप आगे नहीं आए तो हमें मजबूरन इन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये एक मौका है जब तुम अपने गुनहगारों को सजा दिला सकती हो। दे दे अपना स्टेटमेंट, अब उनकी बारी है। सुनीता के बयान के मुताबिक उसके साथ रेप करने वाला वो तीसरा शख्स विकास देवमनी ही था। लेकिन सर, विकास तो अड़के बैठा है कि वो शामिल नहीं था। लेकिन ये तो पक्का है सर, उसके ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल हुआ है। सब सुनीता ने अपने बयान में विकास के ऑटो रिक्शा के अंदर की एक एक डिटेल दी है। ऑटो के पीछे RS नायर इंटरप्राइजेस का स्टिकर भी देखा था। सुनीता आगे अपने बयान में लिखती है कि ऑटो रिक्शा के डैशबोर्ड पर एक गणेश जी की मूर्ति है और उस मूर्ति के सामने मैंने प्रार्थना भी की थी। सर, विकास के ऑटो में ना तो गणेश जी की मूर्ति है और ना ही कोई RS नायर इंटरप्राइजेस का स्टिकर लगा है। अरविंद, ये मूर्ति और स्टिकर तो आराम से चेंज किए जा सकते हैं। हाँ, लेकिन विकास मान नहीं रहा है सर, और बार बार एक ही बात कह रहा है कि वो उस रात घर पर ही था। हमारे पास सुनीता की स्टेटमेंट है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट है, 3 आरोपियों में से 2 के बयान है, संजय और गोविंद के। सिर्फ ये विकास देवमनी है जो अपनी इन्वॉल्वमेंट से इनकार कर रहा है। सर, अगर हम संजय और गोविंद की स्टेटमेंट्स के आधार पर विकास को अक्यूज मान भी ले और सुनीता उसके आइडेंटिफिकेशन कर भी लेती है तो भी वो कोर्ट में छूट सकता है। विकास को लेकर कोर्ट में हमारा केस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है सर। हमें ये केस वाटर टाइट बनाना है। हम पहले इस केस में बहुत सारे चांसेस ले चुके हैं, अब कोर्ट में हमें एक भी चांस नहीं लेना है। आओ सुनीता, चलो। सुनीता, आपने हमें बताया कि आपने उस रिक्शा में 2 चीजें नोटिस की, एक RS नायर एंटरप्राइजेस का स्टिकर और दूसरी गणेश मूर्ति।
ये दोनों चीजें उस रिक्शा में थी? देखो सुनीता, असली मुजरिम तक पहुंचने के लिए हमारे पास सही इंफॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप श्योर हो? क्योंकि उस वक्त आप डरी हुई थी, स्ट्रेस में थी। हो सकता है आपको कुछ याद ना रहा हो, आपने वहाँ कुछ और देखा हो, इस वक्त आपको कुछ और याद आ रहा हो। ऐसी कोई बात तो नहीं है? इन दोनों फोटो को ध्यान से देखो। क्या ये थी? नहीं सर, ये नहीं थे। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा, मुझे ये सब देख कर वो रात याद आ रही है। ओके ओके, रिलैक्स। हम आपको और स्ट्रेस नहीं करेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। रिलैक्स। अरविंद, विद्या, अब हमें इस केस को अपने पुलिस स्टेशन का, अपने करियर का सबसे मजबूत और वाटर टाइट केस बनाना है। इसलिए हम एक भी सुराग नहीं छोड़ेंगे। किसी भी बयान या सबूत में शक की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। इन तीनों आरोपियों की 20 नवंबर की रात से लेके आज 29 नवंबर तक मुझे हर घंटे की रिपोर्ट चाहिए। उनकी एक भी मूवमेंट, एक भी हरकत मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब इस केस में छोटी सी छोटी डिटेल भी बहुत मायने रखती है। Am I clear? सर, अंग्रेजी में कहावत है, सो नियर येट सो फार। इस गैंगरेप केस के तीनों आरोपी पुलिस कस्टडी में थे। उनमें से 2 ने सुसाइड का हाई ड्रामा भी कर लिया था और अपना जुर्म अपनी मर्जी से कबूल कर लिया था। लेकिन एक आरोपी बड़ी चालाकी से खेल रहा था। वो अपने बयान पर अड़कर बैठा था कि वो इस जुर्म में शामिल नहीं था, और बड़ी चालाकी से उसने अपने ऑटो रिक्शा की डिटेलिंग भी बदल दी थी। लेकिन पुलिस ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना चाहती थी जिससे विकास या दूसरे 2 आरोपी संजय और गोविंद किसी कानूनी लूपहोल की वजह से आजाद दुनिया में लौट जाएं। पुलिस ने गांठ बांध ली थी कि ये केस वाटर टाइट होगा, और ऐसा ही हुआ। साहब, उस दिन भी मैं आपसे यही कहना चाह रहा था। उस रात को मेरा भाई यहाँ घर पर ही था। शाम 8 बजे हम दोनों ने साथ में खाना खाया, और फिर उसके बाद वो घर से बाहर गया ही नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम अपने रेपिस्ट भाई को बचाकर बहुत महान काम कर रहे हो, तो इतना याद रखना, उन तीनों को तो सजा होकर ही रहेगी, और तुम पर पुलिस को गुमराह करने के और सबूत मिटाने के चार्जेस लगाए जाएंगे। याद रखना मेरी बात। चलो। सब ये चंदन देवमनी शादीशुदा है, उसे 5 साल का एक बच्चा भी है, और उसकी बीवी और बच्चा उसके बीवी के मायके में। मायके का एड्रेस निकलवा राजू, चंदन की बीवी से पता करते हैं इसके देवर की सच्चाई क्या है। वो क्या सर, जो ऑटो सर्विस के लिए आता है उस पर स्टिकर लगाते हैं अपना। सभी ऑटो पर? हाँ सर, हर बार चिपकाते नहीं है, कभी अभी ऑटो वाले ले लेते हैं, बाद में लगा देते हैं, या नहीं लगाते हैं। इसमें कोई फिक्स नहीं है सर। अच्छा, बता सकते हो 20 और 29 नवंबर के बीच ये ऑटो यहाँ सर्विसिंग के लिए आया था? ऐसा देखकर बताना मुश्किल है सर, मुझे रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। चेक करके बताओ मुझे। हाँ साहब, पक्का। संजय ने मुझे बताया था कि वो लोग किसी बार में बैठे थे, उन्होंने खूब पी थी साहब, और वहां से वो इंस्टीट्यूट रोड भी गए थे। उस रात संजय गौड़ा ने तुम लोगों से जो भी कहा वो सब इसमें लिखो, एक एक शब्द, और उसके बाद साइन करो। कौन सी बार में बैठे थे उस रात? मुरली अन्ना के। चंदन अन्ना, कुछ भी हो जाए आप घुटने मत टेकना। देखो, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो लोग तेरी भाभी तक पहुंच गए तो? अन्ना कुछ भी करो, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। मेरे को जितना करना था किया विकास। ऐसा मत बोलो अन्ना, ऐसा मत बोलो। वो संजय और गोविंद डरपोक निकले, हो गई गलती, लेकिन एक गलती के लिए जिंदगी भर अंदर सड़ना पड़ेगा क्या? हाँ मैडम, पिछले 1 हफ्ते में मैंने ऐसी मूर्ति एक ही बेची थी। आपको कैसे याद है कि एक ही मूर्ति बिकी? ये देखिए मैडम, ये इसलिए मुझे याद है, पिछले हफ्ते मैंने ऐसे एक ही पीस बेची थी। फिर तो आपको कस्टमर भी याद होंगे। इसने खरीदी थी? कोई औरत थी। चंदन देवमनी की पत्नी, विकास की भाभी। ये औरत विकास की सबसे करीबी है। उठा लाओ इसे। हाँ सर, राजू खबरी विकास की भाभी के मायके का नंबर निकलवा रहा है, मिल जाएगा सर। साहब, मैं इन तीनों को अच्छे से पहचानता हूँ, मैंने पढ़ा भी इन तीनों ने क्या किया। तुम्हें गवाही देनी होगी। 20 नवंबर की रात को ये तीनों यहाँ पे बैठ के दारू पी रहे थे। पक्का दूंगा साहब, इन तीनों ने काम इतना गंदा किया है। और एक बात है साहब। क्या? ये विकास है ना, ऑटो ड्राइवर, यहाँ पे एकदम रेगुलर है, हफ्ते में 2-3 बार पक्का बैठता है। पिछले बार जब उसके पास पैसे नहीं थे तो मैंने उसे उधारी दी। अरे अन्ना,
आज थोड़ा रोकड़ा कम है। बाद में देते हैं। हाँ बाद में देते हैं। ठीक है ला इधर, लेकिन अगली बार पक्का देना। हाँ पक्का अन्ना, पक्का देगा। थैंक यू अन्ना। उसके बाद वो वापस आया नहीं। ये उस दिन का बिल है मेरे पास। जैसे पक्षी एक एक तिनका, एक एक पत्ता इकट्ठा करते हुए अपना घोंसला बनाते हैं, वैसे ही पुलिस भी छोटे से छोटे सुराग और सबूत को इकट्ठा करते हुए अपने केस का ऐसा घोंसला तैयार कर रही थी जो किले जितना मजबूत हो। जब यह केस शुरू हुआ था तब पुलिस के हाथ में कुछ भी नहीं था, पीड़ित की शिकायत तक नहीं थी, और अब यह केस कोर्ट में पेश होने लायक तैयार होता जा रहा था। एक मजबूत वाटर टाइट केस। अरविंद, विद्या, लोकेश, कांग्रेचुलेशंस। हमने इस केस के ताबूत की हर कील एकदम सही ठोक दी है। बस सिर्फ दफनाना बाकी है। डर लग रहा? डरना भी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब खतरे में है। क्या बोल रहे हैं साहब? वही जो तुम्हारी पत्नी भागीरथी ने हमें बोला। वो मेरे पति ने मुझे भेजा था देवी माँ की मूर्ति खरीदने के लिए। क्यों भेजा था मालूम है? नहीं मालूम साहब। उसने मुझसे कहा कि मूर्ति लेके आओ। विकास के ऑटो में से गणपति जी की मूर्ति निकाली और कहा उतनी बड़ी होनी चाहिए। समझी ना कैसी मूर्ति? हाँ जी हाँ, समझ गई। कितनी बार एक ही बात बोलेंगे? ये विकास के ऑटो की गणपति जितनी बड़ी ना। लेकिन आप बता क्यों नहीं देते कि आपको देवी की मूर्ति क्यों चाहिए? तू बस लेकर आ, सवाल ना कर इतने। उस दुकानदार ने भी तुम्हारी पत्नी को पहचान लिया। हाँ मैडम, यही औरत थी, साथ में एक बच्चा भी था, 4-6 साल का लड़का। अब अगर इस सब में तुम्हारी पत्नी भी शामिल हुई तो तुम पति पत्नी दोनों जेल में सड़ोगे, और तुम्हारे किए की सजा भुगतेगा तुम्हारा मासूम बच्चा। बोलो, सच क्या है? तुम अकेले थे या तुम्हारी पत्नी भी इसमें शामिल थी? सर, मेरी पत्नी भागीरथी बेगुनाह है सर। उसे कुछ मालूम नहीं था। पर हमें सब मालूम है। हमें मालूम है कि कौन गुनहगार है, कौन नहीं। हमें यह भी पता है कि तुम अपने भाई के जुर्म में कैसे शामिल हो, कैसे तुमने अपने भाई के जुर्म पर पर्दा डाला। हम जानते हैं विकास ने तुम्हें सब कुछ बताया था या नहीं? हाँ, बताया था। कब? उस रात जिस रात वो कांड करके आया था? जी नहीं, आप लोगों ने हर ऑटो वाले को यहाँ थाने बुलाया था, तब विकास डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसने सीधे उसके दोस्त संजय को फोन लगाया। अबे संजय, लड़की ने मुंह नहीं खोला तो क्या हुआ? पुलिस ने शहर के सारे ऑटो वालों को बुलवाया है। तू समझ रहा है कुछ? यार विकास, अब हमें कैसे मालूम कि उस लड़की ने हम लोग के बारे में बताया है या नहीं? और अगर बताया होगा ना तो हम तीनों के बारे में बताया होगा, और तेरे ऑटो का पूरा हुलिया भी बताया होगा। मर गए यार, मर गए। अब क्या करें? बहुत बड़ी गलती हो गई यार, पछतावा हो रहा है। पछतावे की छोड़, अब क्या करना है ये बता। मैं अपने परशुराम अन्ना से बात करता हूँ। तुम तीनों ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम बच के निकल जाओगे? अन्ना, हमने उस लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो हम उसे मार डालेंगे, लेकिन उसने बोल दिया अन्ना, कुछ करो ना अन्ना, बचा लो ना। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, और पहले भी कभी ऐसा हुआ नहीं अन्ना। अगर पुलिस ने विकास की उस ऑटो की तलाशी ले ली तो तुम तीनों अंदर गए समझो। तो अन्ना अब क्या कर सकते हैं अन्ना? अपना ये आंसू बचा के रख, आगे काम आएगा। उस गोविंद को फोन करो, चल। क्या कर दिया सालों तुमने? हम लोग ऐसे लोग हैं क्या? हाँ, तुम तीनों ने कैसे कर दिया? विकास चंदन, मारने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा।
पहले ये फैसला करना है कि इन लोगों को बचाना है या नहीं। अरे सजा तो मतलब फांसी वासी भी हो सकती है ना। वो नहीं पता, लेकिन ये लोग लंबा जाएंगे। क्या करें अब परशुराम, क्या करें? पहले तो ऑटो को अच्छे से साफ करना होगा, धो डालो अंदर बाहर से, हैं? और पहले ये एक स्टिकर और ये एक मूर्ति दोनों बदल डालो, समझे? लड़की ने दोनों जरूर देखे होंगे और पुलिस को जाके बता दिया होगा। पूरा नक्शा बदल डालो, लगना ही नहीं चाहिए वो गाड़ी। सर्विसिंग वगैरह सब करना, पैसे लगेंगे और ये स्टिकर और मूर्ति के भी। मैं एक प्रिंटर को जानता हूँ, उसका ऑटो स्पेयर पार्ट का दुकान है और उनके पास गराज स्टिकर बनाने का काम भी आता है। तो स्टिकर लिया उससे, हाँ? और इसके लिए जितना भी पैसा लगेगा लगा दो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं अपनी बहन से थोड़े कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। 2,500 किस लिए? अक्का, वो नौकरी के लिए ना म्यूनसिपैलिटी में अर्जी दी है, तो वहाँ का साहब बोला कि 2,500 देगा तो नौकरी मिल जाएगी। गोविंद, 200-250 होते तो मैं दे देती, 2,500 तो बहुत है। अक्का कुछ करो ना, बहुत ज़रूरी है, आज ही चाहिए। गोविंद ने अपनी अक्का से 2,500 निकलवा लिए सर। फिर मैं मूर्ति लेने जा रहा था, तब संजय के बड़े भाई परशुराम ने मुझे रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? वो मूर्ति लेने। तुम दोनों नहीं जाओगे? आप दोनों जाओगे? कैसे बच्चों वाली बात करता है चंदन। हम में से कोई भी नहीं जाएगा, एक भी सुराग मिलना नहीं चाहिए पुलिस को। हम किसी और को भेजते हैं। भागीरथी भाभी को भेजे? हाँ, ये हो सकता है। औरत जाएगी तो किसी को कोई शक भी नहीं होगा और सारा मामला धीरे धीरे दब जाएगा। मेरी पत्नी भागीरथी मासूम है सर, उसे कुछ भी मालूम नहीं था। उसने बस वो मूर्ति मेरे कहने पर खरीदी। तुम सबके सब दोषी हो, सबके सब। तुम लोगों ने गैंग रेप जैसा संगीन अपराध करने वाले 3 लोगों को ना सिर्फ बचाने की कोशिश की, बल्कि उनके जुर्म पर पर्दा डाला, पुलिस को गुमराह किया और सबूत मिटाने की कोशिश की। परशुराम गौड़ा, गोविंद की बहन हेमा, मुझे सबके स्टेटमेंट चाहिए, सारे के सारे डिटेल्स चाहिए। सर, कहा था मैंने चंदन, मुजरिम को बचाना भी बहुत बड़ा जुर्म होता है। तुम तो गए। ऐसे संगीन जुर्म के शारीरिक घाव भले भर जाएं, पर मानसिक घाव लंबे अरसे तक तकलीफ देते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में औरतों के यौन उत्पीड़न के मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी ओर समाज में औरतों के प्रति इज्जत घटती जा रही है। औरतों की गरिमा को छेड़ने वालों को, उन पर ऐसे भयंकर जुर्म करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। वक्त आ गया है जब कोर्ट न सिर्फ मुजरिम के हक का ध्यान रखे, बल्कि पीड़ित के हक का भी ध्यान रखे। संजय गौड़ा, गोविंद हेगड़े और विकास देवमणि को आईपीसी की धारा 366 किडनैपिंग करने के लिए, धारा 376 डी सामूहिक बलात्कार करने के लिए, धारा 506 आपराधिक धमकी देने के लिए और धारा 34 ये सारे जुर्म एक ही मकसद से करने के लिए दोषी पाया गया। तीनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। हर एक आरोपी को 1 लाख रुपए जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई गई। कोर्ट ने जुर्माने की रकम पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिए जाने का आदेश दिया। संजय गौड़ा के भाई परशुराम गौड़ा और विकास देवमणि के भाई चंदन देवमणि को आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के जुर्म में दोषी पाया गया। इन दोनों आरोपियों को 3 साल की सजा और साथ ही में हर एक को 5,000 का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। सर, ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी धमकी ने मानो मुझे पैरालाइज कर दिया हो। हम समझते हैं सुनीता, हम आपको दोषी नहीं ठहरा रहे। वो सिचुएशन ही ऐसी थी। आपकी जगह किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हुआ होता तो शायद वो भी ऐसा ही करती। वो हादसा था ही इतना भयानक। सर, मैं जानती हूँ मेरी खामोशी के कारण आपको क्या क्या करना पड़ा, लेकिन मैं उस डर के चंगुल से निकल ही नहीं पा रही थी। उस रात वो मुझे मार डालने वाले थे, या शायद मार भी देते। खुदा ना खास्ता उन्होंने ऐसा किया होता तो वो दुनिया के किसी भी कोने में छुपे होते
तब भी हम उन्हें ढूंढ निकालते, तब उन्हें उम्र कैद नहीं फांसी की सजा होती। सुनीता, जुर्म चाहे सोच समझ के किया जाए या एक पल के जोश में, पकड़े सभी जाते हैं। बस जरूरी सिर्फ इतना है कि विक्टिम उस जुर्म के डर में, उस जुर्म की याद में पकड़ा और जकड़ा ना रहे। खैर, जो हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ। अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो। सुनीता देव रेड्डी के लिए इंस्टीट्यूशन ने दोबारा एग्जाम्स ऑर्गेनाइज किए, उसे अच्छे मार्क्स मिले और अब वो अपनी जिंदगी में सेटल हो चुकी है। और इस केस के सारे मुजरिम इस वक्त जेल में अपने किए की सजा काट रहे हैं। इस केस ने बहुत ही मजबूती से यह साबित किया कि क्राइम नेवर पेस। इस केस में पुलिस के हाथ में क्या था? कुछ नहीं। इस केस में मुजरिमों ने सबूतों को मिटाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, पर आखिरकार जुर्म को कानून के सामने घुटने टेकने पड़े। इस केस में पुलिस टीम की शिद्दत और दृढ़ निश्चय सराहनीय है। साथ ही कोर्ट का फैसला भी सराहनीय है, जहां मुजरिमों ने अपनी सजा को कम करवाने के लिए अलग अलग पैंतरों का इस्तेमाल किया, जैसे आर्थिक जिम्मेदारियां, बूढ़े माँ बाप की देखभाल वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट टस से मस नहीं हुई और एक सटीक फैसला सुनाकर औरतों की सुरक्षा और गरिमा की हिफाजत के पक्ष में एक ठोस कदम उठाया। इस केस में एक और विषय उठा था, जब मुजरिमों ने पश्चाताप होने का दावा किया और बलात्कार जैसे अमानवीय जुर्म को शराब के नशे के जिम्मे डाल दिया। हमने पहले भी ये बात रखी है और दोबारा रख रहे हैं कि नशा इंसान के रिफ्लेक्सेस बदल सकता है, उसके मूल चरित्र को नहीं। बलात्कार के लिए नशे को जिम्मेदार ठहराना वही वाली बात हो जाती है जहां एटम बॉम्ब के लिए विज्ञान को जिम्मेदार ठहराया जाए। इसी विचार के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अब क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को। याद रखें, कल यानी कि 6 दिसंबर को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।